सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, कई दिन से हम पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित उत्साह नाम का निबंध। आज उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित जो निबंध है, उस निबंध कला के ऊपर यदि फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस निबंध के आधार पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की विशेषताएं बताइए, या निबंधकारों के अंदर उनका क्या विशेष स्थान है, इसके ऊपर चर्चा करें। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो किसी भी निबंधकार की यदि विशेषताओं की बात की जाए, उसके निबंध के आधार पर उसका स्थान पूछा जाए, तो हम कह सकते हैं कि उनके निबंधों में सबसे खास बात तो है कि लोक जीवन का चित्रण किया गया है। दूसरा, यदि उनके निबंध शैली के ऊपर प्रकाश डालने की बात की जाए, तो बहुत सारे लोगों ने निबंधकार के जो विशेषताएं होती है कि निबंध के अंदर क्या क्या खास तत्व होने चाहिए, उनकी चर्चा की है। जिसमें एक दशरथ ओझा जी रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि निबंध कला के यदि तत्वों की बात की जाए, एक अच्छे निबंध की बात की जाए, तो उसके अंदर बुद्धि तत्व का योगदान होता है। यानी कि बुद्धि तत्व की का महत्व होता है किसी भी अच्छे निबंध के अंदर। दूसरा, उन्होंने कहा बुद्धि तत्व की बात यदि आपको स्पष्ट करनी हो, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित जो निबंध है उनके अंदर बुद्धि तत्व का विशेष रूप से योगदान है, यानी कि बुद्धि तत्व का प्रयोग किया गया है। उनके निबंधों के अंदर जो हृदय और बुद्धि है, दोनों का सामंजस्य है। हृदय चलता है किसी भी विषय को लिखते हुए, लेकिन जब हृदय विचारों में बहने लगता है तो बुद्धि उसको रोक लेती है, यानी कि जो बुद्धि तत्व है वो निबंध कला का एक प्रमुख तत्व माना जाता है। दूसरी यदि बात की जाए अनुभूति तत्व की, किसकी बात करें हम? अनुभूति तत्व की। तो निबंध कला की जो दूसरी विशेषता हो सकती है, वो किसी के भी निबंध की हो सकती है। दूसरी बात करें तो वो होती है अनुभूति तत्व की। अनुभूति का मतलब है, आपको जब हमने निबंध पढ़ना शुरू किया था उस दिन की पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो निबंध है ये मनोवैज्ञानिक निबंध है। इसमें मन के जो भाव होते हैं, मन के जो विकार होते हैं, उससे रिलेटेड है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इस निबंध के अंदर जो मानव के विचार हैं उनका चित्रण किया गया है। जब हम इस निबंध को पढ़ते हैं तो हमें अनुभूति होती है, उसमें वास्तविकता का तत्व है जो उसका समावेश होता है। इसी के आधार पर कह सकते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है ये अनुभूति तत्व के गुण से युक्त भी है। तीसरी यदि बात की जाए कल्पना तत्व। कल्पना यानी कि कोई भी इमेजिनेशन, यानी कि आप उस चीज को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखने लगे। जब भी लेखक कोई भी शब्द को लिखता है, किसी भी वाक्य को लिखता है, यदि वो पाठक को बांध कर नहीं रख सकता, यदि पाठक उसको पढ़ने में रुचि नहीं दिखाता, तो इसका मतलब उसके लेखन शैली में कोई कमी है। लेकिन जब हम आचार्य शुक्ल जी के निबंधों को पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें कल्पना तत्व का भी पूरा पूरा योगदान है, कल्पना तत्व का पूरा पूरा प्रयोग किया गया है। चौथा है अहम तत्व। अहम भाव का जो तत्व होता है, या जो व्यक्तिकता की बात होती है, व्यक्तिकता का मतलब है कई निबंधों के अंदर जो निबंधकार जो ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को महत्व ना देकर समाज को महत्व देते हैं। लेकिन इनके निबंधों के अंदर हम ये भी एक विशेष चीज देखते हैं कि जब मनोविकार की बात हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्तिकता का गुण है, यानी कि जो व्यक्तिकता की बात है, वो भी इनके निबंधों में मौजूद है। नेक्स्ट, यदि विशेषता की बात करें किसी भी निबंध के लिखने के, तो उसमें हम देख सकते हैं शैली तत्व। शैली का मतलब क्या होता है? शैली अपने आप में एक जो कवि या लेखक होता है उसके व्यक्तित्व का एक प्रभाव, एक परछाई के रूप में उसको देख सकते हैं। यानी कि शैली तत्व से लिखने वाला जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का आभास होता है कि ये व्यक्तित्व है जो किस प्रकार के विचारों का है। यानी कि शैली, हर व्यक्ति के लिखने का अपना तरीका होता है, वह किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, किस विषय को उठाता है, इन सारी बातों को कुल मिलाकर हम शैली तत्व के अंदर गिन सकते हैं। नेक्स्ट, यदि विशेषता की बात की जाए, वो है औपचारिकता का अभाव। औपचारिकता क्या होती है बच्चे? जिसके अंदर जो चीजें फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्मेलिटी से आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से, जैसे जो कॉलेज की शिक्षा है, एक तो आप कॉलेज के अंदर शिक्षा ले रहे थे, उसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास करके आना पड़ेगा,
उसके बाद आपके पास 12वीं की डीएमसी होनी चाहिए, आपको कॉलेज में जो डेट होगी उस टाइम पर फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका एडमिशन होगा, फिर निश्चित निर्धारित आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको परीक्षा देनी होगी। ये हो गई बहुत सारी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज हैं ये, कि +2 करनी पड़ेगी, फिर आपको डिटेल मार्क्स कार्ड लेके आना पड़ेगा, फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको निर्धारित सिलेबस याद करना पड़ेगा और पेपर देना होगा, तब आप माने जाएंगे कि आपने बीए किया है। तो ये हो गई औपचारिक। लेकिन औपचारिकता का अभाव का मतलब होता है, शिक्षा तो आप घर से भी ले लेते हैं। मान लो झूठ बोलने पर किसी की पिटाई हो रही है और आपने उस चीज को देख लिया, वहां से भी बच्चा शिक्षा ले सकता है। आपको पता है कि छत के ऊपर से कूदने से टांग टूट सकती है, ये शिक्षा आपने अनौपचारिक ढंग से ली है, इसमें औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपको ये प्रैक्टिकल में करके देखना पड़ेगा। तो जो चीजें हम चलते फिरते आम परिवार से, समाज से, अपने आंखों देखे माहौल से सीखते हैं, उसको औपचारिक अनौपचारिक बोलते हैं। और ये जो होती है औपचारिकता, यानी कि जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन चीजों का अभाव होना चाहिए किसी भी निबंध के अंदर। ये तो एक व्यक्ति के अनुसार गुण माने गए हैं कि क्या क्या गुण होने चाहिए। यदि हम इन सारी चीजों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंधकार की विशेषता की बात करें, तो सबसे पहले मुझे जो विशेषता इनके लेखन शैली में लगती है वो है सुसंगठित विचार प्रभाव। कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, देखो हर एक के क्वेश्चन लिखने का अपना तरीका है, मैंने इसीलिए यहाँ इसको शब्दों में बांधने का प्रयास किया है और इसीलिए ये पॉइंट लिखकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि विचार आपके खुद के होंगे, शब्द आपके खुद के होंगे। सिर्फ यहाँ से इस वीडियो को सुनकर आपकी एक समझ विकसित होगी कि किसी भी क्वेश्चन का आप उत्तर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। आप बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की, इन तत्वों के आधार पर भी आप इसकी विशेषताओं को बता सकते हैं और इन तत्वों के आधार पर भी बता सकते हैं। कैसे? अब देखिए, इन तत्वों की हम बात कर चुके हैं, अब इनके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। सुगठित विचार प्रभाव, सुसंगठित विचार प्रभाव। सुसंगठित विचार प्रभाव का मतलब है कि जब हम शुक्ल जी के उस उत्साह नाम के निबंध को पढ़ रहे थे, तो हमें पता चल रहा था कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से ऐसे जुड़ा हुआ था, वो विचार एक दूसरे के साथ गठे हुए थे। इसलिए हम उनके निबंध के अंदर, उनकी निबंध कला के अंदर ये खास बात पाते हैं, ये विशेष बात पाते हैं कि उनके जो विचार है वो सुसंगठित विचार थे। प्रवाह का मतलब है, जो कहना चाहते हैं लेखक, वो एक प्रवाह के साथ आगे बढ़ रहे थे, आगे के आगे पाठकों को बांध रहे थे कि इसके आगे शुक्ल जी क्या कहेंगे। दूसरा, यदि इनकी विशेषता की बात की जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कला की, विषय और व्यक्ति की प्रधानता। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लेखन का जो तरीका है उसमें विषय की और व्यक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। वो विषय प्रधान भी हो सकते हैं उनके निबंध और व्यक्ति प्रधान भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी निबंध कला के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कोई भी निबंध विषय प्रधान भी हो सकता है और व्यक्ति प्रधान भी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस में समन्वय है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति विषय से और विषय व्यक्ति से। भले ही निबंधकार की दृष्टि में मूल विषय हो, लेकिन चाहता तो लेखक क्या है? मूल विषय को लेकर चलना। लेकिन जो उसकी खुद के व्यक्तित्व की छाप है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अपनी खुद की उस विषय के ऊपर जो उनकी थ्योरी है, यानी कि जो वो उत्साह के विषय में सोचते हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उनके लेखन के तरीके के अंदर से, यानी कि जो हमने शैली तत्व की बात की थी, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर पड़ ही जाता है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपने आप नहीं कि वह ऐसा है अपने आप को दिखाना चाहता, नहीं, वो उसकी सोच कहीं ना कहीं निकलकर अपने आप ही आ जाती है। इसीलिए जो उनके विषय, निबंध के विषय है, वो विषय और व्यक्ति की प्रधानता का समन्वय है, दोनों की प्रधानता उसके अंदर देखी जा सकती है। दोबारा से समझो इसी पॉइंट को, उनके विषय में, उनके जो निबंध है उनके अंदर विषय और व्यक्ति दोनों की प्रधानता है। किस किस की? विषय की और व्यक्ति की। क्यों है दोनों की प्रधानता? क्योंकि ये दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जब कोई भी लेखक किसी भी विषय को लिखने लगता है, लेखन कार्य शुरू करता है, तो उसके व्यक्तित्व की जो छाप है, उसके खुद के विचारों की जो छाप है, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस पर पड़ ही जाती है। जो बात यहाँ, यदि हम इस ढंग से इस क्वेश्चन को लिखना चाहें, तो जो बात हम यहाँ पर कहेंगे वो बात यदि इस ढंग से लिखेंगे तो शैली वाले तत्वों के अंदर आ जाती है।
आशा करती हूँ कि ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध शैली की विशेषता की बात हम करें तो नेक्स्ट है भावात्मकता। देखो, कोई भी विषय हो लिखने का, भाव यदि उसमें नहीं होंगे तो वो लेखक या कवि हो ही नहीं सकता। अर्थात भावात्मकता, चाहे निबंध हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, कुछ भी हो, हर विधा के अंदर भाव तो साथ में चलते ही चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुष्क स्वभाव के थे, उनके जो निबंध है वो शुष्क है, उनके निबंध में जो लचीलापन है, जो रूखापन है, लचीला नहीं, जो रूखापन है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन जैसे आपने उत्साह नाम का जो निबंध पढ़ा होगा, आपको पता चला होगा, उसको पढ़ते पढ़ते हम बोर नहीं हुए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए, उनकी जो बुद्धि का प्रयोग बहुत अधिक किया है हमने, बिना बुद्धि के उस निबंध को समझा नहीं जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो हृदय तत्व होता है उसका भी समावेश उनके निबंधों में देखा जा सकता है। और जहां हृदय आ गया वहां भाव अपने आप आ गए, जहां बुद्धि होगी वहां विचार होंगे। देखो, बुद्धि का जो संयोग बनता है, बुद्धि के साथ चलते हैं विचार, और हृदय के साथ चलता है भाव। यानी कि जो भाव है वो हृदय का भाग होते हैं और जो विचार है वो बुद्धि का तत्व होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने लिखे हैं निबंध, उनके निबंधों के अंदर बुद्धि तत्व है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हृदय तत्व नहीं है। उनकी बुद्धि चली है बुद्धि के साथ, लेकिन जब भी बुद्धि विचारों को लेकर चली तो हृदय भी अपने भावों को लेकर साथ साथ चला है। इसलिए कोई भी रचना बिना भावों के पूरी नहीं हो सकती। इसलिए उनके निबंधों के अंदर भाव तत्व की भी प्रमुखता देखने को मिलती है, क्योंकि बिना भाव के कोई भी रचना है जो वो शुष्क हो जाती है, रूखी हो जाती है, उनके निबंधों में रूखापन नहीं है। नेक्स्ट, यदि विशेषता की हम बात करें शुक्ल जी की निबंध शैली में, तो कुशल विषय प्रतिपादन। विषय प्रतिपादन का मतलब है कि उन्होंने जिस विषय का उल्लेख करना चाहा था, जिस विषय के बारे में बताना चाहते थे, विषय क्या था उनका, उत्साह नाम का जो मनोभाव होता है उसका चित्रण करना चाहते थे। तो उत्साह नाम का जो भाव था उसका विशेष विषय का जो इसको जो समझाना चाहते थे, उनको उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही स्पष्ट ढंग से उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, अपने इस निबंध के माध्यम से उन्होंने कुशलता पूर्वक स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो उत्साह नाम का जो भाव होता है इस प्रकार से चलता है, बुद्धि इस प्रकार से चलती है, हमारे हाथों के अंदर गति आ जाती है, हमारे शरीर के अंदर गति आ जाती है, कभी किसी का उदाहरण देकर, कभी मित्र के आने का संदेश का, और कहता है कि केवल आपके शरीर की तत्परता के आधार पर ही नहीं बल्कि आपके दिमाग में भी तत्परता आती है। और उदाहरण दिया था कि आपके मित्र आ जाएंगे तो आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, यदि आप पढ़े रहेंगे तो इसका मतलब आपके हृदय के अंदर उत्साह नहीं है। विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए थे, कभी आपको सोने का उदाहरण दिया था कि आप पर्वत पर हैं और वहां जाने के लिए कुछ कर्मण्य होते, कुछ अकर्मण्य होते हैं। विभिन्न उदाहरणों से उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी ने जो विषय उठाया था उस विषय का प्रतिपादन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने निबंध के अंदर किया है। नेक्स्ट, यदि उनके लेखन की विशेषता की बात की जाए तो वो है आत्म अभिव्यक्ति रूपी तत्व। आत्म अभिव्यक्ति रूपी तत्व का मतलब वही बात है कि देखो, जब शैली या विषय की प्रधानता यहाँ पर बात की थी ना, तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उनके विचारों का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है उसको काटता हुआ आपको नजर आएगा कि आत्म अभिव्यक्ति रूपी तत्व का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन उसको संयम में रखकर उसको संयत भाव से प्रस्तुत करना चाहिए। जो बात वास्तविकता हो उस वास्तविकता को लिखने का प्रयास करना चाहिए, अपने संयत स्वभाव का प्रयत्न करते हुए अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए, ना कि अपने विचारों के प्रभाव से जो आपका मुख्य विषय है आप उससे भटक जाएं। आपकी व्यक्तिगत थ्योरी क्या कहती है और जो वास्तव में है वो क्या है, इस चीज को आपने विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आत्म अभिव्यक्ति का प्रभाव तो पड़ेगा वो शैली के तत्वों के माध्यम से, लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना है, संयत भाव के साथ उसको लिखना है, संयम बरतना है उस विषय के अंदर। ये इस पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि उसका प्रयोग तो होगा लेकिन उसका आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है हास्य, व्यंग्य का और विनोद। कि कुछ लोग कहते हैं कि वो बड़े ही रूखे सूखे स्वभाव के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपको उत्साह नाम का निबंध पढ़ते हुए आपने खुद एकाध स्थान पर देखा होगा कि उन्होंने जो मजाकिया वे में जो विनोद प्रियता या चाटुकारिता टाइप से जो लिखा था कि उसके अंदर देखो उन्होंने कहा था कि वीर तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वीरता के साथ साथ आज के युग में यदि वाघ वीर की बात ना की जाए तो ये विषय अधूरा होगा। वाघ वीर का मतलब क्या था, यहाँ की बोलने में वीर, वो आज के एक माहौल को यानी कि लगातार पढ़ते पढ़ते जो पाठक भारी हो रहा था, क्योंकि उसे अपनी बुद्धि के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ रहा था, विचारों में ज्यादा जा रहा था, तो उस समय उसको हल्का करने के लिए यहाँ पर व्यंग्यवाड़ी शैली का उन्होंने प्रयोग किया। वाघ वीर का मतलब है जो बोलने में वीर हो, बोलने की वीरता का कोई विशेष संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्होंने उस विषय को हल्का करने के लिए विनोद प्रियता का प्रयोग यहाँ पर इस प्रकार के विषय को उठाकर किया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने निबंधों के अंदर हास्य व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया है। ये भी उनके निबंध कला की प्रमुख विशेषता के अंदर काउंट की जा सकती है। नेक्स्ट है निबंधों में लोक तत्व। निबंधों में लोक तत्व का मतलब है कि उनके निबंधों के अंदर जो समाज से जुड़ी हुई बातें हैं, जो लोक से जुड़ी हुई बातें हैं, उस विषय का चित्रण किया है। उन्होंने केवल व्यक्ति का चित्रण नहीं किया, बल्कि समाज से जुड़े हुए उनके भावों का, उनके मनोविकारों का, श्रद्धा का, भाव का, विभिन्न चीजों का वर्णन किया है। केवल उन्होंने खुद के अपने विचारों की व्यक्ति नहीं की है, उन्होंने लोक जीवन से जुड़ी हुई लोक तत्वों का यानी कि समाज से जुड़े हुए विषयों का चित्रण किया है। नेक्स्ट यदि इनकी विशेषता की बात की जाए तो वो इनकी एक प्रमुख विशेषता जिसको हम कह सकते हैं वो है निगमन शैली का प्रयोग। निगमन शैली का मतलब है बच्चे, अभी तो जैसे आपने बीएड या जेबीटी वगैरह नहीं की ना, इसलिए आपको आगमन निगमन शैली का शायद ना पता हो। एक होती है आगमन शैली और एक होती है निगमन शैली। इन्होंने अपने निबंधों के अंदर निगमन शैली का प्रयोग किया है। अब इनको आगमन और निगमन शैली का मतलब क्या है, इस आगमन शैली में पहले दिए जाते हैं उदाहरण और फिर बात की जाती है स्पष्ट कि इस प्रकार से ये होगा। जैसे आपने ग्रामर पढ़ते हुए इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हो, हिंदी ग्रामर पढ़ी हो, जैसे हमने संधि करते हुए आपको बताया होगा कि ए प्लस ए से आ बनता है, फिर आपको बताया होगा कि ए प्लस ए से भी आ बनता है, फिर आपको बताया होगा कि आ प्लस आ से भी आ बनता है, और फिर उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया होगा कि जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, जैसे मत प्लस अनुसार मतानुसार, इस प्रकार से आपको समझाया था। यानी कि पहले आपको उदाहरण दिए गए कि मत प्लस अनुसार मतानुसार, और फिर आपको बताया कि जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, पहले आपको उदाहरण दिए और फिर एक नियम बना लास्ट में नियम बना कि ए और ए के जुड़ने से आ बनता है। तो पहले आपको उदाहरण दिए जाएंगे और फिर आपको नियम बताया जाएगा। लेकिन जो निगमन शैली होती है इसमें पहले नियम की चर्चा की जाती है। इसमें पहले तो ये बताया जाएगा कि ए प्लस ए से आ बनेगा और फिर आपको उदाहरण दिया जाएगा कि जैसे मत प्लस अनुसार मतानुसार, बाद में वो चीज बताई जाएगी। अर्थात इन्होंने पहले आपके सामने क्या रखा है, सूत्र रखा है। सूत्र रखने का मतलब है इन्होंने पहले आपको बता दिया। सूत्र का मतलब है जैसे इन्होंने पहले आपके सामने एक बात कही कि यदि प्रेम स्वप्न है, एक इनका मुख्य सेंटेंस है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। और फिर इस वाक्य को खोलकर स्पष्ट किया कि प्रेम के अंदर क्या है, आदमी सपने देखने लगता है, और श्रद्धा इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। श्रद्धा यदि किसी व्यक्ति से लगती है तो इसका मतलब उसकी बुद्धि है जो वो जाग गई है। फिर हम उसकी उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। यानी कि पहले एक नियम बता दिया, पहले एक सूत्र लगा दिया, जैसे पहले बता दिया कि 2 और 2 को जोड़ने पर 4 होते हैं, इस प्रकार से बता दिया, और फिर उसकी गुणा करके बताई। इसी प्रकार से पहले निगमन विधि के अंदर पहले सूत्र बताया जाता है, नियम बताया जाता है, और फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, फिर उसको विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। जैसे इन्होंने बताया कि जो वैर है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा होता है। ठीक है, तो पहले एक सेंटेंस लिखा और फिर उसको पूरा स्पष्ट करके बताया कि पहले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से गुस्सा करता है, उसके हर विचार के साथ, हर बात के साथ, हर कदम पर जब गुस्सा बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उसके हृदय के अंदर है जो वैर है वो पल जाता है। इसीलिए क्या कहा है कि वैर जो होता है वो क्रोध का
मुरब्बा होता है। यानी कि जब क्रोध लंबे समय तक बनता जाता है हृदय के अंदर, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति से वैर भाव हो जाता है। यानी कि एक सेंटेंस को वो किसके रूप में प्रयोग करते थे, सूत्र के रूप में प्रयोग करते थे, और फिर उसको एक्सप्लेन करते थे, फिर उसको पूरे विस्तृत ढंग से पाठकों को बताते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने निबंधों के अंदर निगमन शैली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, यदि इनकी विशेषता की आशा करती हूँ कि क्योंकि आपने ये बात आज से पहले शायद ना सुनी हो, क्योंकि जिन बच्चों ने बीएड या जेबीटी कर रखी है उनके समझ में आ जाती है बातें आसानी से, आपको भी समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई समस्या हो तो वो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फोन करके इस विषय को दोबारा से मेरे से पूछ सकता है। नेक्स्ट विशेषता है अनेक प्रकार के प्रसंगों और कथाओं का समावेश। जो इन्होंने निबंध लिखे हैं उनमें, उस निबंध के अंदर हमने उत्साह नाम का निबंध तो पढ़ ही लिया है, उस निबंध में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी अन्य कथाओं को भी उन्होंने जोड़ा है। आपने पढ़ा था बीच में कि जिस प्रकार से जो कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, ये क्या है, एक पुरानी कथा को उन्होंने उठा लिया। तो ये अपने निबंधों को लिखते हुए पुरानी कथाओं को उठाते हैं, पुराने प्रसंगों का विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार से उसने, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और कहा था कि आप फल के प्रति आसक्त मत रहिए, आप कर्म करने पर बल दीजिए। दूसरा, हमने एक दो स्थान पर और भी देखा था, जैसे चाणक्य की बात की थी कि चाणक्य और जो मुद्रा राक्षस है उनकी जो नीति है, उनके जो विचार है, उनमें भी काफी वेरिएशन था, उस बात को उन्होंने उठाया था। एक ब्राह्मणों के दान देने की इन्होंने बात की थी, वो भी हमारे समाज का एक प्रसंग उन्होंने उठाया था कि हम लाखों का, करोड़ों का फायदा कमाने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा पूजा करवाते हैं। यानी कि कर्म तो हम कम करना चाहते हैं और फल हम बहुत अधिक पाना चाहते हैं, और उसके लिए फल ज्यादा चाहने के लिए हम क्या करते हैं, ब्राह्मणों से पूजा पाठ, ढोंग, दिखावे, इस टाइप के कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी की निबंध कला की ये भी एक प्रमुख विशेषता है कि वो अपने निबंधों के बीच में जो अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, अनेक प्रकार के प्रसंग होते हैं, उनके लिए वो भी उठाते हैं। आशा करती हूँ कि जो इनके लेखन शैली है, इसको मैंने आपको दो ढंग से समझाया है, वो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आप इस ढंग से भी लिख सकती हैं, आप इस ढंग से भी लिख सकती हैं। आप कहेंगे कि निबंध कला के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तत्वों की चर्चा की है, उनमें से बुद्धि तत्व का योगदान होना चाहिए, अनुभूति तत्व होना चाहिए, कल्पना तत्व होना चाहिए, उसमें व्यक्तित्व की प्रधानता होनी चाहिए, उसकी शैली अच्छी होनी चाहिए और उसमें औपचारिकता का अभाव होना चाहिए। या तो आप इस प्रकार से लिखें, या दूसरा तरीका क्या है लिखने का, ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सुसंगठित विचार का प्रभाव था, उनने अपने निबंधों के अंदर विषय और व्यक्ति को प्रधानता दी थी, उसमें भाव तत्वों की प्रधानता थी, वो अपने विषय को कुशलतापूर्वक प्रतिपादित कर सकते थे, अच्छे ढंग से स्पष्ट कर सकते थे। उनके विचारों में कहीं ना कहीं आत्मभक्ति अपने आप ही आ गई थी। उन्होंने हास्य व्यंग्य का भी प्रयोग किया है। उनके निबंधों के अंदर लोक तत्व यानी कि समाज का चित्रण है। उन्होंने निगमन शैली का प्रयोग किया है और उन्होंने अनेक प्रकार के प्रसंगों और कथाओं का भी चित्रण किया है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इन्हीं से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन की और हम चर्चा कर लेते हैं कि निबंधकारों में शुक्ल का स्थान क्या हो सकता है। देखो, बार बार जब भी मैं आपको समझाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दिन की हमारी क्लास में जब हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हो और बीच में शुक्ल जी का नाम ना आए। अर्थात यदि हम कहें कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य इतिहास की एक आधार भूमि के रूप में एक निबंधकार गिने जा सकते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है। यदि निबंधकारों में शुक्ल जी का स्थान निर्धारित करना है तो सबसे पहले हम निबंधों के युग को बांटेंगे कि निबंधों के आधार पर, इसके निबंधकारों के स्थान के आधार पर हम कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र जी का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। फिर ऐसा करते करते हम धीरे धीरे कि, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे ये लेखक हैं, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, लेकिन इनका स्थान निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना होगा, नियमानुसार निबंधकारों का जो युग है उस युग के और दृष्टिपात करना होगा। जैसे सबसे पहला जो युग था भारतेंदु युग था, दूसरा युग द्विवेदी था, तीसरा शुक्ल युग था और चौथा शुक्लोत्तर युग था। अब हम थोड़ी सी हल्की सी इनकी चर्चा करने के पश्चात इनकी समय अवधि दे सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1850 से लेकर 1900 तक का, इसको 1920 से लेकर 1900 से लेकर 1920 तक का द्विवेदी युग, और शुक्ल का जो काल शुरू होगा वो 1920 से लेकर
स्वतंत्रता प्राप्ति तक या 1950 तक लिख सकते हैं, और शुक्लोत्तर युग 1950 के बाद को गिन सकते हैं। इस प्रकार से देने के बाद इस युग के जो प्रमुख निबंधकार थे, बालकृष्ण भट्ट थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, गोविंद नारायण मिश्र थे। इस प्रकार के निबंधकारों की बात करेंगे। द्विवेदी युग में, इस युग में देखो, जब हमारा देश गुलाम था तो सामाजिकता का, राष्ट्रीयता का, अंग्रेजों की जो गुलामी थी उसका चित्रण, भारतीयों के डरपोकपन का, इनका चित्रण किया गया, भारतीयों को जगाने का, उनके अंदर राष्ट्रीयता के भाव जगाने का जो बात थी, या उनकी जो अंग्रेजों की नियति थी उनकी आलोचना करने की जो मुख्य विषय थे वो उठाए गए थे। दूसरा, यदि हम द्विवेदी युग में बात करें तो इसमें थोड़ा थोड़ा व्यक्ति का महत्व दिया जाने लगा था, लेकिन ज्यादा फोकस किसके ऊपर था? समाज के ऊपर ही चित्रण किया गया था। जो शुक्ल जी हैं, इनका युग निबंध कला के आधार पर सबसे सर्वोत्तम युग कहा जा सकता है, और निबंधों में जो शुक्ल जी का स्थान है वो एक अद्वितीय स्थान है। उनके निबंध इस प्रकार, ऐसे निबंध मतलब उससे पहले कभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। इनके निबंधों से पहले जो निबंध थे, यानी कि शुक्लोत्तर युग से जो पहले के निबंध थे, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना देखी जा सकती है, लेकिन जो शुक्ल जी की लेखन शैली थी उसमें सूक्ष्म निरीक्षण था। सूक्ष्म निरीक्षण का मतलब वो महीन से महीन बात को बहुत गहरे ढंग से देखते थे, उसका खूब विश्लेषण करते थे और तब जाकर उसका विवेचन करते थे। उन्होंने विवेचनात्मक शैली के अंदर निबंध लिखे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जो व्यक्ति के मनोभाव थे, उन मनोभावों का बहुत ही गहरे ढंग से, बहुत ही सूक्ष्म ढंग से इन चीजों का वर्णन किया है। इससे पहले मनोभावों के ऊपर निबंध लिखे गए हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा, लेकिन जैसे गहरे दृष्टिकोण के साथ शुक्ल जी ने लिखे हैं, वैसे गहरे दृष्टिकोण का प्रताप नारायण मिश्र जी ने प्रयोग नहीं किया था। चाहे इनके विषय की बात हो, निबंध जी शुक्ल जी के बारे में यदि हम बात करें निबंधों की विशेषताओं में या निबंधों के स्थान के अंदर, चाहे हम इनकी बात करें विषय के आधार पर, चाहे हम इनकी बात करें शैली के आधार पर, चाहे हम किसी भी आधार पर इनके निबंधों के अंदर स्थान निर्धारित करें, तो इनका स्थान सर्वोपरि कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों के ऊपर लेखन शैली लिखने का कार्य किया है, विभिन्न विषयों को चुना है और जो शैली अपनाई है वो भी बहुत ही अच्छी है। इनके लिखने का जो तरीका है वो भी बहुत गुणों से युक्त है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इनके लिखने के तरीके का, यानी कि लेखन शैली के ऊपर, तो उसके अंदर इनके लेखन शैली की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और शुक्लोत्तर काल के, शुक्लोत्तर युग की भी हम बात करें ना, तो शुक्लोत्तर युग में वो बहुत सारे अच्छे अच्छे निबंधकार हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नाम लिया जा सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंदुलाल वाजपेयी का, विद्यानिवास मिश्र का, वियोगी हरि का, इनके नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन इनके आने के बाद इनके पूर्ववर्ती निबंधकारों ने और भी अधिक विषयों पर लेखन शैली मतलब लेखन कार्य किया है, लेकिन जो स्थान निबंध कला के अंदर शुक्ल जी का है वो स्थान शायद ही कोई भविष्य में भी उस स्थान को छू पाए। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है तो आपको जरूर समझ में आ गए होंगे, और फिर भी यदि किसी बच्चे को ना आए तो वो मेरे व्यक्तिगत नंबर पे फोन करके दोबारा से इन क्वेश्चनों को समझ सकता है। धन्यवाद। ऐसी इस महामारी के काल में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।